बाबू सवाल बड़ा सीधा है, अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन, ये आंकड़े उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। आम आदमी के अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, आम आदमी को आर्थिक रूप में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये रहती है कि महंगाई की दर क्या है। अगर कल की डेटा हम देखें, जैसा कि मैंने भी कहा था, 4.25 की आर्थिक दर है रिटेल इन्फ्लेशन की, और फूड इन्फ्लेशन की 2.91 की। तो जो आरबीआई का टारगेट था कि हम महंगाई की दर को 4% के आसपास रखेंगे, ±2% का था टारगेट, लेकिन आरबीआई चाहता है कि महंगाई की दर 4% रहे, तो उसके आसपास हम पहुंच गए। ये अपने आप में आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, एक एक करके आते हैं गोपाल बाबू, बहुत समय एक मिनट इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर आते हैं। आम आदमी के थोड़े सर के ऊपर से जाती दिखेगी भाई। आम आदमी तो ये पूछेगा ना, पेट्रोल के वही दाम, डीजल के वही दाम, गैस के वही दाम, दूध 12 रुपए महंगा हो गया, आटा 10 से 15% महंगा हो गया, दालों के दाम में कोई गिरावट नहीं आई है बल्कि और पैसे दे रहे हैं, खाने का तेल भी महंगा है, तो ये 4% कैसे आ गई? आंकड़े बताते कम हैं छिपाते ज्यादा हैं, वो वाली कहानी हो रही है क्या? ऐसा नहीं है कि आज 4.23% की जो महंगाई की दर है उसमें कोई और आइटम आ गए, और पहले जब यूपीए सरकार के समय 10% डबल डिजिट के अंदर महंगाई की दर थी उसमें कोई और आइटम थे। वही है, उन्हीं के अनुसार ही है। आइटम्स का एक कंपोजिशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स का। फूड आइटम्स का अपने आप में एक अलग से, जैसे 2.9, फूड इन्फ्लेशन 2.2% के करीब आप बता रहे हैं। मतलब आम आदमी अपना सर खुजलाने लगेगा कि अच्छा इतना सस्ता हो गया क्या? वो कहेगा जेब में से तो पैसे ज्यादा जा रहे हैं। नहीं तो आप आम आदमी, ये अगर पेट्रोल डीजल अलग चीज है, बाकी सारे आइटम्स को देखें। या तो आप कहें कि आंकड़ों पे हम विश्वास ही नहीं करते, तो फिर किस चीज के अनुसार हम चर्चा करेंगे? संदीप जी, एक और महत्वपूर्ण बात कहता हूं मैं। प्लीज। नहीं, देखिए, रिलेटिव होता है। अगर 2014 से कंपेयर कर रहे हैं तो यह 4.23 है। एब्सोल्यूट फिगर में अलग हो सकता है, लेकिन क्यूमुलेटिवली सब चीजों को देखेंगे तो महंगाई की दर कम हुई है। महंगाई की दर कम हुई है। सलमान सोच, महंगाई कम हो गई, आंकड़े वही हैं। भाई तो ऐसे कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमने काफी नेगेटिव कर दी, जो इतनी बड़ी, देखिए इन्फ्लेशन जो है ये चढ़ती जा रही है, राइट? इन्फ्लेशन का मतलब है बढ़ना बढ़ना बढ़ना, और अब ये उसकी रेट में ये कहते हैं अब ये 4.4% रेट हो गया, यानी कि रेट कम हो गया, लेकिन कीमतें तो बढ़ी रही है ना। और इतने टाइम में जो बढ़ी है वो तो लोगों को पता है कि इसीलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको पता है, लेकिन फील इट कि जो भी वो जरूरियात उनकी चीजें हैं वो बढ़ रही है। अब ये कहेंगे कि भाई अब 4% हो गया, यानी कि उसकी रफ्तार अब कम होगी, अब कम हुई है, लेकिन कम तो हो गई ना। आपके समय तो 2.5 का आंकड़ा भी पार करती दिखी थी। नहीं, लेकिन अब बात ये है, अब मैं इनको थोड़ा सा, क्योंकि आपने जो डिबेट शुरू किया था वो ये कि भाई गवर्नमेंट कहती है 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, बहुत बड़ी इकोनॉमी होगी, इसीलिए हमें बड़े नंबर से थोड़ा नीचे जाना चाहिए। इकोनॉमी में हो क्या रहा है? ये जो कह रहे हैं, मानिए 5 ट्रिलियन को छोड़ दीजिए, 3.75 ट्रिलियन मानते, यानी कि ये कहेंगे कि 2014 में जो इकोनॉमी थी उसका अब हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया। हाँ, 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी 2014 में। हाँ, तो आप 3.75, अब मैं इनको याद दिलाता हूँ गोपाल भाई को और आपको और आपके जो दर्शक हैं सबको, कि यूपीए के टाइम में यही ट्रिपल हो गया था। 2004 से लेकर 2014 तक ट्रिपल था, इस बार डबल है। एक तो ये, दूसरी बात, अंदर देखिए क्या हो रहा है। दो चीजें बहुत जरूरी हैं किसी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में, कंजम्पशन यानी कि डिमांड, और दूसरे साइड से इन्वेस्टमेंट। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जॉब्स नहीं होंगे, जॉब नहीं होंगे, आपकी डिमांड नहीं होगी। आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है? आपकी इकोनॉमी में मनरेगा की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि आपके पास जो मनरेगा जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक सोशल सिक्योरिटी सी स्कीम है। जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती, वो बेचारे गरीब लोग मनरेगा के पास जाते हैं, उनको पैसा ज्यादा नहीं मिलता, यानी कि उनकी डिमांड जो इकोनॉमी है वो कम है। गवर्नमेंट आपको कहेगी, गोपाल भाई कहेंगे, बीजेपी के लीडर कहेंगे, इन्वेस्टमेंट जितनी इस वक्त हुई उतनी कभी नहीं हुई, और बिल्कुल सच है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कितने हैं? प्रोजेक्ट कम हो रहे हैं, यानी कि कुछ बड़े बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मिडिल क्लास है कंपनीज का, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपकी रिकवरी की तरफ, सलमान, के-शेप रिकवरी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। एक फाइनल पॉइंट, हाँ प्लीज, एक फाइनल पॉइंट, इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी चीज है। मोदी जी के टाइम में, इन 9 सालों में सिर्फ एक साल ऐसा था 2014-15 का, जब इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर ऑफ इकोनॉमी 30% से ज्यादा था। और यूपीए के 10 सालों में सिर्फ एक साल ऐसा था 2004-5 का, जब इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर ऑफ इकोनॉमी 30% से नीचे थी। जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो आपके जॉब्स क्या होंगे? और जब जॉब, मैं उस पर आता हूं। पहले अभी महंगाई एक एक करके मैंने इसलिए कहा सलमान भाई, आप जो एक मिनट देखिए, पहले महंगाई को समझ ले। आलोक जोशी भाई, आंकड़े जो आ रहे हैं 7% से भी ऊपर महंगाई जाती दिखी थी, अब वो 4.25% पर आ गई है। इसको हम सेलिब्रेट करें, या दरअसल जो मैं दे रहा था पैसे, पेट्रोल डीजल गैस दाल आटा दूध, उसके दाम तो बढ़ ही रहे हैं, उनमें कोई गिरावट मैं देख नहीं रहा हूं, तो मैं ताली बजाऊं या सर खुजलाऊं? नहीं, देखिए, एक तो पहले सबसे मेरा ख्याल है संदीप, आपको तो ये बात पता होगी, लेकिन दर्शकों को बतानी चाहिए, और जो हमारे दोनों मित्र यहाँ अभी तक चर्चा कर रहे थे, इनको भी आपस में ये बात कर लेनी चाहिए थी कि जो महंगाई की दर होती है, जो सीपीआई जिसको कहते हैं, या डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ये दरअसल दाम का रिफ्लेक्शन नहीं है। ये महंगाई बढ़ने की रफ्तार है, ये महंगाई नहीं है। इसे मुद्रास्फीति कहा जाता था पहले, आजकल इसे इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ महंगाई बढ़ने की रफ्तार है। यानी कि महंगाई जो 7% बढ़ रही थी या उससे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही थी, अब वो बढ़ने की रफ्तार गिर के 4.2% या 4.4% के आसपास आई है, जो और ये 4% के आसपास स्वाभाविक है। हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें 4% महंगाई बढ़ेगी तो कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। जो नहीं, तो पर मुझे क्या मिला?
मैं तो ये महंगाई 7% में भी वही पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम दे रहा था, मैं वही दूध के दाम दे रहा था, मैं वही गैस के दाम दे रहा था, तो ये घट रही है तो मेरी जेब में क्या आ रहा है? इसका अर्थ ये है संदीप कि दाम गिरे नहीं हैं। हम में से किसी को ये साफ होना चाहिए कि कोई दाम गिरा नहीं है। महंगाई की रफ्तार गिरने का अर्थ ये नहीं है कि चीजें सस्ती हो गई हैं। चीजें आगे कुछ कम महंगी हो रही हैं, लेकिन महंगी हो रही हैं। जब तक ये प्लस में है तब तक दाम बढ़ रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि दाम कितना बढ़ रहा है, प्रश्न ये है क्या आपकी कमाई इसके सामने बढ़ रही है, क्या आपके यहाँ रोजगार बढ़ रहे हैं। आप खुद ही सोचिए ना, अगर मेरी कमाई हर महीने बढ़ रही हो, हर साल बढ़ रही हो अच्छी खासी, और दाम उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा बढ़ता है तो मुझे खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं रोजगार और जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, हमारे दर्शक हैं, उन्होंने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, वो 2 से 2.5% बढ़ गए हैं। आरबीआई कह रहा है और रिपो रेट नहीं बढ़ाएंगे, पर भाई घटेंगे कब? मेरा तो ईएमआई तो बढ़ गई ना। ये चिंता ही नहीं है कि पेट्रोल का भाव कितना है। और मैं जब भी कोई कैमरा देख लेता हूं तो जोर से कहता हूं साहब पेट्रोल चाहे जहां पहुंच जाए आएगा तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है। लेकिन एक और अभी आज के अखबार में आपने अगर देखा हो, शायद इंडियन एक्सप्रेस में आज एक बहुत जोरदार आर्टिकल है, एनालिसिस है। ये रमा बीजापुरकर हमारे देश में मार्केट की, रिटेल बिजनेस की बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आज गंभीर सवाल उठाया है कि ये जो मिडिल क्लास नाम की चीज है ये क्या है, और मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है अगर मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। पहले तो मिडिल क्लास है क्या, इस पे वो सवाल उठा रही है कि जितने लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जितने आंकड़े ला रहे हैं, वो सब उतने ही लोग हैं जितने आंकड़े आ रहे हैं। यानी कि बड़ा भ्रम है, क्योंकि मिडिल क्लास की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है। हमने पिछले 20 सालों में खास तौर पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद 1991 के बाद से ये सुना है बार बार, द बर्जनिंग मिडिल क्लास, द एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास, बढ़ता हुआ मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास की महत्ता यह है देश में कि एक बहुत अमीर इंसान होता है, जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो अपने कारोबार बढ़ा रहे हैं। एक बहुत गरीब लोग होते हैं जिनको सहारे की जरूरत होती है। मिडिल क्लास अगर देश में बहुत ज्यादा होता है तो वो इस लायक होता है कि अपना ख्याल रख सके और थोड़ा सरकार को टैक्स वैक्स भी दे, जिससे अगर गरीब लोग बहुत कम रहेंगे तो सरकार उनको सहारा देने की हालत में होगी। लेकिन मिडिल क्लास के सिकुड़ने का बहुत सीधा अर्थ है संदीप कि मिडिल क्लास के लोग फिर ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। ये कल्पना तो बहुत मुश्किल है कि उनमें से लोग ऊंचे आय वर्ग में जा रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे, लेकिन इसका अर्थ है कि ज्यादातर लोग फिर मिडिल क्लास से नीचे खिसक रहे हैं, या तो लोअर मिडिल क्लास में जा रहे हैं या वो पुअर क्लास में जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारे समाज को कुल मिला के ऐसे लोगों के लिए और ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी जिनको सहारे की जरूरत है।